हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के तेज़ी से बढ़ते हुए कदम देखकर, उनकी हैवानियत देखकर, उनके गलत मंसूबे देखकर अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तानियों में बेचैनी, दिलों में नफ़रत की चिंगारी धधक रही थी। और आखिर ये चिंगारी हिंदुस्तानियों के दिलों में आग का रूप लिया 1857 में। 1857 में जंग आज़ादी की ज्वाला जल चुकी थी। हर जगह अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत होने लगी थी। हिंदुस्तानियों के इस कदम से अंग्रेज तैश में आ गए। अंग्रेज़ों ने पहली जंग आज़ादी 1857 में शामिल होने वाले हिंदुस्तानियों को खतरनाक सज़ा देने के लिए अपने जहन में घिनौने मंसूबे बना लिए थे। अपने घिनौने मंसूबे को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान से बहुत दूर अंडमान द्वीप समूह को चुना गया, जहां 1788 से 1788 से अंग्रेज़ों का कब्जा था। अंग्रेज़ों के खिलाफ शामिल होने वाले फ्रीडम फाइटर्स को अंडमान लाने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि यह आइलैंड्स समुद्र के बीचों बीच है। यहाँ से भागना नामुमकिन है। यह एक कुदरती जेलखाना है। पूरा आइलैंड घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिसमें जहरीले सांप, कनखजूरे, जहरीले कीड़े मकोड़े और खून चूसने वाली जोंक की भरमार है। मलेरिया वाले मच्छरों की कोई कमी नहीं है। और तो और अक्सर जजीरों में वहशी जंगली लोगों की मौजूदगी है, जो बाहरी लोगों को देखते ही तीर से हमला करते हैं। आप सोच सकते हैं उस दौर में हिंदुस्तान के आज़ादी के मतवालों को कितनी तकलीफ़ें हुई होगी। इस काला पानी की सज़ा को उन्होंने कैसे काटी होगी। 10 मार्च 1858 को 1858 को 200 फ्रीडम फाइटर्स को लेकर पहला जहाज़ एस सेमिरामिस अंडमान के चाटम आइलैंड पहुंचा। डॉक्टर वाकर अंग्रेज़ों के हेड थे, लेकिन चाटम आइलैंड पहुंचते ही डॉक्टर वाकर को जंगली लोगों की डर सताने लगी और उसने फ़ौरन चाटम आइलैंड छोड़कर करीब के रोस आइलैंड में अपना बसेरा बनाया, जो जंगली लोगों से थोड़ी दूरी पर अलग आइलैंड था। धीरे धीरे अंडमान आइलैंड में अंग्रेज़ों का वर्चस्व बढ़ने लगा। अंग्रेज भारतीय कैदियों से जंगल साफ करवाने लगे ताकि यहाँ के जंगली जनजाति से बचा जा सके। उस वक्त कैदियों को खुले में ही रखा जाता था। भारतीय कैदी जंगलों के अंदर भी नहीं जा सकते थे। वहाँ उन्हें आदिम जनजातियों के हमले का डर रहता था। उस वक्त अंडमान निकोबार आइलैंड में जारवा, ओंगी, सेंटिनलीज, शोम्पेन, निकोबारीज और ग्रेट अंडमानिस जनजाति के लोग जंगलों में रहते थे। इसमें राजधानी पोर्ट ब्लेयर के आसपास सबसे ज़्यादा ग्रेट अंडमानिस जनजाति का निवास था। हजारों सालों से यह जजीरा उनका निवास स्थान था। ऐसे में अंग्रेज़ों की इन जजीरों में बढ़ती ताकत उनके लिए परेशानी का सबब था। वह नहीं चाहते थे कि उनकी धरती पर कोई और कब्जा जमाए। ग्रेट अंडमानिस जनजातियों की तादाद उस वक्त लगभग 15,000 की थी। 6 अप्रैल 1859 को 200 अंडमानिस ने हैडो नामक स्थान में जंगल साफ कर रहे भारतीय कैदियों के ऊपर हमला किया और अप्रैल 14 को लगभग 1500 अंडमानिस ने फिर दोबारा तीर कमानों से हमला किया। अब ग्रेट अंडमानिस जनजाति ने एक बड़े हमले का मन बना लिया था। अंडमानिस जनजाति इस हमले की तैयारी करने लगे। इस बीच अप्रैल 1858 में 1858 में लगभग 40 भारतीय कैदियों ने अंडमान से भागने का प्लान बनाया। वह गिरे हुए पेड़ों को रस्सियों से बांधकर उसमें सवार हो गए। वह म्यांमार भागना चाहते थे, लेकिन पेड़ों से बंधी उस नौका ने उनका साथ नहीं दिया और यहीं जंगलों के किनारे पहुंचा दिया। वह फ्रीडम फाइटर्स घने जंगलों में जंगली फलों और झरने के पानी पर निर्भर थे। इन घनी जंगलों में 14 दिन गुजारने के बाद इन 40 कैदियों ने अचानक देखा कि लगभग 100 अंडमानिस जनजाति तीरों के साथ उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। उनकी क्रूर आंखें इस बात की गवाह थी कि उनके इरादे नेक नहीं हैं। उनमें से अक्सर कैदियों को जंगली जनजातियों ने मार डाला, कुछ को छोड़कर जो घने जंगलों में भागने में सफल हो गए थे। इन घने जंगलों में भागने वाले कैदियों में एक कैदी दूधनाथ तिवारी भी था। दूधनाथ तिवारी पर देशद्रोह और भगोड़ा होने का इल्ज़ाम था और कराची से काला पानी की सज़ा के तौर पर अंडमान लाया गया था। उस वक्त उनको 3 तीर लगे थे, लेकिन जैसे तैसे वह अपने 2 साथियों के साथ समुद्र किनारे पहुंचने में कामयाब हुए। लेकिन सुबह जैसे ही आंख खुली, 60 अंडमानिस जनजाति को अपनी तरफ आते हुए देखा।
तीनों ने फिर भागने की कोशिश की, लेकिन दो को उसी वक्त मार दिया गया और तिवारी ने मरने का नाटक करके ज़मीन पर लेट गया। अंडमानिस ने जब तिवारी के बदन को पैर से हिलाया और उनके हिप में एक तीर मारा, तिवारी दर्द से बिलबिला उठा और उनसे अपनी ज़िंदगी के भीख मांगने लगा। अजूबा हुआ, चमत्कार हुआ या कुछ और, उनका दिल पसीजा और उन्होंने तिवारी को उठाकर अपने कबीले में ले आया। कबीले में उन्होंने तिवारी का इलाज किया, उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाई और 2 महीने में ही तिवारी बिल्कुल ठीक हो गया। अंडमानिस जनजाति ने दूधनाथ तिवारी को अपने कबीले में पूरा सम्मान दिया। वह तिवारी पर भरोसा करने लगे। धीरे धीरे तिवारी भी उनकी भाषा, उनका रहन सहन सीखने लगा। अब तिवारी को कबीले में खुली छूट थी, वह उनका तीर कमान भी इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने तिवारी की शादी अपने कबीले के एक नौजवान लड़की लीपा से करवा दी। इसी तरह तिवारी का अंडमानिस जनजाति के कबीले में 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। यही वह वक्त था जब अंडमानिस ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ की धरती से भगाना चाहते थे। सारे जनजाति एकजुट हुए और अंग्रेज़ों पर बड़े हमले की तैयारी करने लगे। दूधनाथ तिवारी को भी इसकी खबर हो गई कि अंडमानिस जनजाति अंग्रेज़ों पर हमला करने वाले हैं। जब अंडमानिस अंग्रेज़ों से जंग के लिए निकले, उनसे पहले ही तिवारी छुपकर अंग्रेज़ों के पास पहुंच गए। उस वक्त के अंग्रेज़ी अधिकारी डॉक्टर वाकर को कैदी नंबर 276 दूधनाथ तिवारी ने अंडमानिस जनजाति के आक्रमण की पूर्व सूचना दे दी। उन्होंने डॉक्टर वाकर को अंडमानिस का पूरा प्लान बता दिया। अंग्रेज़ी हुकूमत ने इस खबर से हमले के विरोध की तैयारी कर ली। अंडमानिस जनजाति ने अंग्रेज़ों पर पुरजोर हमला किया। 17 मई 1859 को यहाँ की ज़मीन खून से लाल हो गया। लेकिन यह खून अंग्रेज़ों की नहीं, उन अंडमानिस की थी जिसने कैदी नंबर 276 को अपने यहाँ आश्रय दिया था, जिसने अपनी जवान बेटी को उनसे ब्याह करवाया था। आधुनिक बंदूकों के सामने तीर कमान कितनी देर टिक पाती। एक विश्वासघाती की वजह से उस दिन अंडमानिस जनजाति की बहुत क्षति हुई। बहुत से अंडमानिस मारे गए और दूधनाथ तिवारी को इनाम के तौर पर अंग्रेज़ों ने उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया। आज अंडमानिस जनजाति की जनसंख्या कम होते होते 60 के करीब पहुंच गई है। इनकी याद में एक मेमोरियल बनाया गया है। हर साल 17 मई को अंडमान में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहले युद्ध की याद में उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। बनकर रकीब बैठे हैं वो जो हबीब थे, यारों ने खूब फ़र्ज को अंजाम दिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।